बिलासपुर गांव में पूनम नाम की एक गरीब लड़की अपनी मां राधिका के साथ छोटे से घर में रहती थी। राधिका लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके और उनकी रसोई संभाल के घर का खर्चा निकालती थी। राधिका अपनी बेटी पूनम को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहती थी, क्योंकि राधिका नहीं चाहती थी कि जिस तरह वो बड़े लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है और उनकी रसोई संभालती है, वैसी ही उसकी बेटी भी करे। परंतु पूनम एक नंबर की आलसी लड़की थी, जो घर के कामों से अक्सर बचने की ही कोशिश किया करती थी। ऐसी ही हमेशा की तरह शाम को राधिका काम करके देर से घर आती है। वो अपनी बेटी को आराम करता देख उससे कहती है, पूनम बेटा, रात होने वाली है और तू अब तक आराम कर रही है। तूने अब तक खाना भी नहीं बनाया। अरे बेटा, कम से कम खाना तो बना लेती, मैं वहाँ से आकर थक जाती हूँ। माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते पता ही नहीं चला कि कब इतनी रात हो गई। मैंने अभी ही किताब को साइड में रखा है और जैसे ही आँख लगी वैसे ही आप आ गयी। अगर पढ़ाई कर रही थी तो कोई बात नहीं। अच्छा चल, तू बहुत थक गई है ना, तो तू आराम कर, मैं खाना बना देती हूँ। थकी हारी राधिका घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। कभी कभी खाना बनाते बनाते उसकी माँ का हाथ भी जल जाया करता था। अपनी माँ को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते देख पूनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पूनम उठकर माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आप एक गैस चूल्हा क्यों नहीं खरीद लेती? मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए आपकी आंखें कितनी जलती होंगी, और तो और खाना बनाते हुए कई बार आपके हाथ भी जल जाते हैं। अरे बेटा, मैं आज से थोड़ी ना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। अब तो आदत हो गई है और गैस चूल्हा लेकर मैं क्या करूँगी? कौन सा हमारे घर में रसोई बना है, एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ता है। ये सारी चीजें बड़े लोगों के घर में अच्छी लगती है। अच्छा चल, खाना बन गया है, खाना खा ले। दोनों माँ बेटी खाना खा लेती है और सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अपने घर के हालातों को देखकर पूनम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए अब वो मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। एक दिन जब पूनम कॉलेज से घर आती है तो देखती है कि आज उसकी माँ घर पर ही है। माँ, आज आप घर पर ही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटी, तो पहले ये बता, तेरे एग्जाम कब से शुरू हो रहे हैं? माँ, मुझे आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप ठीक हैं। आपकी तबीयत खराब लग रही है। चलिए मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए। पूनम अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर राधिका का चेकअप करते हैं और उसे बेड रेस्ट करने को कह देती हैं। अब तबीयत खराब होने की वजह से राधिका मालकिन के घर पर काम पर नहीं जा पाती। इस वजह से उनके घर में पैसों की दिक्कत होने लगती है। पूनम अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे हालात बहुत खराब हो जाएंगे। आप मुझे अपनी मालकिन का पता दीजिए। जब तक आप बीमार हैं तब तक मैं उनके घर जाकर काम करूँगी। बेटी, ये तू क्या कह रही है? मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, खाना बनाती हूँ, उसी तरह से तू भी बड़े लोगों के घरों में ये सब काम करे। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बने और अपने दम पर खूब पैसे कमाए। पूनम को अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की सेहत नजर आ रही थी, इसलिए वो अपनी माँ से मालकिन का पता लेकर उनके घर काम करने पहुँच जाती है। पूनम वहाँ पहुँचकर दरवाजा खटखटाती है। नमस्ते मालकिन, मैं राधिका की बेटी पूनम हूँ। दरअसल माँ की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाती तब तक आपके घर का काम मैं संभालूंगी। राधिका की मालकिन बहुत अच्छी थी। वो पूनम से कहती है, ठीक है बेटा, अंदर आ जाओ। झाड़ू पोछा करके शाम के लिए खाना बना देना, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मालकिन। पूनम अपने कामों में लग जाती है। वो घर का झाड़ू पोछा करके किचन में जाती है। मालकिन का मॉडर्न किचन देखकर पूनम चौंक जाती है। मालकिन की रसोई कितनी बड़ी और सुंदर है। ऐसी रसोई तो मैंने सिर्फ टीवियों में देखी है। जितनी बड़ी मालकिन की रसोई है, उतना बड़ा तो मेरा घर भी नहीं है। इनकी रसोई में फ्रिज, गैस, चिमनी, कांच के बर्तन और भी कितनी एक्सपेंसिव चीजें हैं। हम कितने गरीब हैं। हमारे रसोई में सिर्फ मिट्टी का चूल्हा और कुछ बर्तन हैं।
पूनम खड़ी होकर ये सब सोच रही थी। तभी वहाँ मालकिन आ जाती है और पूनम से कहती है, अरे बेटी, अब क्या रसोई को ही देखती रहोगी या काम भी करोगी? वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि जो शाम को मेहमान आने वाले थे अब वो नहीं आ रहे, तो खाना कम बनाना। उससे पहले मेरे लिए 1 गिलास बनाना शेक बना दो। अगर तुम पियोगी तो 2 गिलास बना लेना। ठीक है मालकिन। पूनम बनाना शेक बनाने में लग जाती है, लेकिन आज से पहले पूनम ने कभी मिक्सी नहीं चलाई थी, इसलिए वो नहीं जानती थी कि बनाना शेक कैसे बनेगा। पूनम घबराई हुई मालकिन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ पूनम? मालकिन, मुझे खाना बनाना आता है, पर मेरे घर की रसोई आपके घर की रसोई से बिल्कुल अलग है। मैंने आज से पहले कभी मिक्सी और बाकी चीजें नहीं चलाई हैं, इसलिए मैं नहीं जानती कि बनाना शेक मिक्सी में कैसे बनेगा। अगर आप मुझे इसका उपयोग करना सिखा देंगी तो मैं बना दूंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ ये सारी चीजें सीख जाने के बाद आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मालकिन हंसते हुए कहती है बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी माँ पहली बार यहाँ काम करने आई थी तो उन्हें भी इन सारी चीजों का उपयोग करना नहीं आता था। उन्हें नहीं पता था कि मिक्सी, फ्रिज, ओवन, इन सब का यूज कैसे करना है। मैंने ही उन्हें सब सिखाया था। चलो आज मैं तुम्हें भी सिखाती हूँ। मनोरमा बहुत अमीर थी, परंतु अमीर होने के बावजूद भी उसका स्वभाव बहुत कोमल था। मनोरमा के अंदर अमीर होने का 1% भी घमंड नहीं था। वो पूनम को रसोई में रखी सारी चीजों का उपयोग करना सिखाती है। उसकी बात पूनम सब समझ जाती है और वो अच्छे से सब कुछ संभाल लेती है। जिसके बाद पूनम अपनी माँ के गैर मौजूदगी में कुछ दिन मालकिन के घर काम करती है। एक दिन पूनम मालकिन के घर से काम करके घर आती है और फिर अपने घर पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। खाना बनाते समय पूनम का हाथ जल जाता है। हे भगवान, आखिर हम कब तक मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएंगे? मालकिन की रसोई कितनी अच्छी है, अमीर और गरीब की रसोई में कितना फर्क है। शायद इसलिए माँ मुझसे हमेशा कहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी इंसान बनूं, ताकि कभी भी मुझे इस चूल्हे पर खाना ना बनाना पड़े। अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगी और माँ का सपना पूरा करूंगी। अब क्या था, जो पूनम घर के काम करने में आलस दिखाती थी और अक्सर अपनी माँ से काम से बचने के लिए झूठ कह दिया करती थी, हालातों ने उसे सब समझा दिया था। थोड़े दिनों बाद पूनम की माँ राधिका ठीक हो जाती है। बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। अब से तू घर में रहकर पढ़ाई पर ध्यान दे। अब मैं काम पर जाया करूँगी। हाँ माँ, अब मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। अब पूनम खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और गवर्नमेंट एग्जाम देती है। वो एग्जाम में बहुत अच्छा रैंक लाती है, जिस वजह से उसकी बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब लग जाती है, जिसमें उसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है। पूनम अपनी माँ का सपना पूरा करती है। वो कमाकर अपने घर के हालातों को ठीक करती है। वो अपने लिए नया घर बनवाती है, जिसमें बड़ा सा रसोई होता है और उस रसोई में तरह तरह की चीजें रखी होती है। पूनम अपनी माँ को सरप्राइज देती है। वो अपनी माँ की आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें नए घर में ले जाती है। बेटा, तू मुझे कहाँ ले जा रही है? अरे माँ, चलो तो सही। पूनम अपनी माँ को घर के अंदर लाकर खड़ा कर देती है और आंखों की पट्टी खोल देती है। इतना बड़ा और सुंदर घर देखकर राधिका चौंक जाती है। बेटी, ये किसका घर है? कितना सुंदर है ये, और यहाँ की रसोई भी कितनी सुंदर है। हाँ माँ, और ये सब आपका है। अमीरों की रसोई ऐसी ही होती है ना। अब आपको मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब खाना बनाते हुए आपके हाथ नहीं जलेंगे। ये सब देख सुनकर राधिका की आंखें भर जाती है, और आंखें भरती भी क्यों ना, आखिर ये आंसू खुशी के जो थे। वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। परी का जादुई मखमली घाघरा चोली। ये कहानी मथुरा में रहने वाली अमृता नाम की लड़की और उसकी सौतेली माँ कामना देवी की है। अमृता के पिता ने पहली पत्नी के मर जाने के बाद कामना देवी से दूसरी शादी की थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी खुद भी मृत्यु हो गई। तब से कामना को ही अमृता को पालना पड़ा। इस वजह से वो उसे अपने सर का बोझ समझने लगी, उसको नापसंद करने लगी। अमृता की जब पहली माँ जिंदा थी तब उसने सिलाई सीखी थी। आज वही सिलाई उसके बहुत काम आ रही थी, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था।
सिलाई करके जो पैसे आते थे उसी से अमृता और कामना देवी दोनों का जीवन चल रहा था। उसके बावजूद कामना देवी को अमृता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हमेशा किसी भी तरह से उसका बुरा ही सोचती रहती थी। एक दिन अमृता घर में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, आप थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ खड़ी हो जाइए, मुझे इधर झाड़ू लगानी है। अरे झाड़ू लगा रही है तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहीं खड़ी रहूंगी। जाओ यहाँ से, मेरा सर मत खाओ, मनहूस कहीं की। जरा सा हट जाओगी तो क्या हो जाएगा, इतना भी क्या करना। जुबान चला रही है, तुझे तो अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर कामना अमृता को जोरदार चांटा जड़ देती है। थप्पड़ खाने के बाद अमृता कामना से कहती है, बिना फालतू में मार क्यों रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ तो थोड़ा सा साइड हटने के लिए ही तो बोला था। घर के काम भी मैं ही करूँ, काम करके घर भी मैं ही चलाऊं, उसके बाद भी आपकी डांट सुनूं और पिटाई खाऊं सो अलग। अगर मेरी माँ ने मुझे कपड़े सिलने की कला ना सिखाई होती तो पता नहीं क्या होता। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? तुमसे जितना कहा जाता है उतना ही किया करो। अगर ज्यादा पटर पटर की ना, जुबान खींचकर हाथ में दे दूंगी, समझी? आई बड़ी। घर में आए दिन ऐसे झगड़े होते ही रहते थे। आज इसी झगड़े के दौरान दरवाजे पर गांव की रानी की 2 सैनिकों के साथ दस्तक होती है। अरे घर में कोई है क्या? अमृता बेटी, घर में ही हो ना? जरा बाहर तो आना। अमृता आवाज सुनकर बाहर आती है तो देखती है कि बाहर रानी साहिबा आई हुई है। उन्हें देखकर अमृता बहुत खुश होती है और कहती है, अरे रानी साहिबा, आप यहाँ कैसे आना हुआ? आइए ना, अंदर चलिए हमारे छोटे से घर में। आपको तो इतने छोटे घर की आदत नहीं होगी ना। अरे नहीं नहीं अमृता, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ। जैसा कि तुम जानती ही होगी, मेरी बहू रानी गर्भवती है। अभी उसका 7वां महीना चल रहा है। 1 महीने बाद उसकी गोद भराई की रस्म होगी। बहुत बड़ा जश्न रखा जाएगा। अरे वाह रानी जी, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। तू कितने अच्छे कपड़े सिलती है, ये तो पूरे गांव को पता है। इसलिए तुझे मेरे लिए 15 मखमली घाघरा चोली सिलना होगा, वो भी 1 महीने के अंदर ही। लेकिन रानी जी, 1 महीने के अंदर अंदर मैं इतने सारे मखमली घाघरा चोली कैसे सिल पाऊंगी? मखमली कपड़ों को सिलने में बहुत समय लगता है और मैं अकेले ही काम करती हूँ। मैं 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लहंगे ही बना पाऊंगी। इतना सारा घाघरा चोली मैं अकेले नहीं सिल पाऊंगी। देखो बेटी, असंभव को संभव तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। राजघराने के कपड़े सिलने का नसीब सबको नहीं मिलता। इस गांव में घाघरा चोली तो बहुत लोग सिलते हैं, लेकिन तुम जो सिलाई करती हो उसकी तो बात ही अलग है। मुझे आपकी इन बातों से बहुत खुशी मिली, लेकिन जल्दीबाजी में मैं काम खराब नहीं करना चाहती। मैं जो भी काम करती हूँ आराम से करती हूँ, पर अच्छा करती हूँ। देख अमृता, तू कोशिश करेगी तो तू आराम से सारा घाघरा चोली तैयार कर पाएगी। एक बात याद रखना, सारे घाघरा चोली जबरदस्त होने चाहिए। ये ले आधे पैसे। रानी अमृता को पैसे देने लगती है, लेकिन अमृता मना कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आती है और रानी के हाथों से झट से पैसा ले लेती है और रानी से कहती है, अरे रानी जी, आप बेफिक्र होकर जाइए। मेरी बेटी बहुत मेहनती है। ये 1 महीने के अंदर अंदर आपको 15 मखमली घाघरा चोली तैयार करके दे देगी। ये तो इसके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर 1 महीने के अंदर अंदर 15 मखमली घाघरा चोली बनकर तैयार नहीं हुए तो मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। समझ गई तुम? इतना कहकर रानी वहाँ से चली गई। रानी के जाते ही अमृता टेंशन में आ गई। 1 महीने में 15 घाघरा चोली सिलना, ये तो उसके लिए नामुमकिन था। 1 महीने तक बहुत मेहनत करने के बावजूद ज्यादा से ज्यादा वो 6 से 7 घाघरा चोली ही सिल सकती थी। दूसरी तरफ कामना देवी खुशी खुशी पैसे गिन रही थी। तभी अमृता ने गुस्से में उससे कहा, तुमने रानी से पैसे क्यों लिए? 1 महीने के अंदर अंदर मैं 15 घाघरा चोली कैसे सिल पाऊंगी, वो भी मखमली कपड़े का? पता नहीं आपकी अकल कहाँ चली गई है। ओ लड़की, ज्यादा बोल मत। अकल की अंधी तुम हो, मैं नहीं, समझी? आई हुई लक्ष्मी को पैरों से ठुकरा रही थी। इतने सारे पैसों से मैं कितना कुछ खरीद सकती हूँ। ये पैसे मैंने रख लिए हैं, अब तुम जाकर मेहनत करो, क्योंकि अगर तुम 15 घाघरा चोली नहीं सिल पाई तो रानी से बहुत डांट पड़ेगी तुम्हें।
बेचारी अमृता मेहनत करने में जुट गई। देखते ही देखते 29 दिन बीत गए। दिन रात मेहनत करके खाना पीना सब भूलकर अमृता घाघरा चोली सिल रही थी। उस दिन दोपहर के समय बहुत तेज तूफान चलने लगा और मूसलाधार बारिश होने लगी और घर के अंदर बैठकर अमृता अपने काम में व्यस्त थी। उफ, आज 29 दिन बीत गए और इतनी मेहनत के बाद भी अभी सिर्फ 5 ही घाघरा चोली तैयार हुए हैं। दर्द से पूरा बदन दुखने लगा है मेरा। ऐसा कहते हुए अमृता उठकर थोड़ा सा टहलने के लिए घर के बाहर आती है। तभी वो देखती है कि बाहर तो बहुत तेज तूफान चल रहा है और बारिश हो रही है और उसी तूफान और बारिश की वजह से एक चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया। अरे रे, इतनी बारिश और तूफान में बेचारी चिड़िया का घोंसला गिर गया। उसमें तो अंडे भी हैं। वहीं सामने एक घोंसला गिरा हुआ था जिसके अंदर अंडे थे और एक चिड़िया उसके ऊपर ही उड़ रही थी। बारिश और तूफान की फिक्र ना करते हुए अमृता उस घोंसले को उठाती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाकर रख देती है। अब चिंता की कोई बात नहीं है। अच्छा हुआ इसको समय पर देख लिया था मैंने, वरना इस चिड़िया के साथ अनर्थ हो जाता। चिड़िया अमृता के पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ जाती है और अमृता जहाँ घोंसला रखती है वो उस घोंसले के ऊपर बैठ जाती है, ये सोचकर कि तूफान थमने पर वो चिड़िया खुद ही चली जाएगी। अमृता उस चिड़िया को कुछ नहीं कहती और वापस अपने काम में व्यस्त हो जाती है और दुखी मन से कल के बारे में सोचने लगती है। पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ। बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल सुबह होते ही रानी साहिबा घर आ जाएंगी। मैं तो सिर्फ 5 ही घाघरा चोली सिल पाई हूँ। ना जाने क्या जवाब दूंगी मैं कल उन्हें। हे भगवान, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर कामना देवी आती है। घाघरा चोली देखकर अमृता से कहती है, बाप रे बाप, इतने दिनों में तुमने सिर्फ 5 ही घाघरा चोली सिला है। तुमसे तो कोई भी काम ढंग से और जल्दी नहीं हो पाता। हर काम को करने में कई घंटे लगा देती हो। शर्म नहीं आती आपको ये सब बोलने में? दिन रात मेहनत करके इन घाघरा चोली को सिलने में लगी हूँ मैं। एक बार भी मेरी मदद करने नहीं आई तुम, और अब मुझ पर चिल्ला रही हो। अमृता की ये बात सुनकर कामना देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? मन तो करता है मार मार के तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। अगर तेरी वजह से मेरा पेट नहीं पल रहा होता तो कब के तेरा काम खत्म कर चुकी होती। लेकिन खुशी तो मुझे इस बात की है कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब जो करेगी कल रानी साहिबा करेगी तेरे साथ। तूने अभी तक उनका काम जो नहीं किया और उन्होंने जो पैसे दिए थे वो सारे पैसे तो मैं पहले ही खत्म कर चुकी हूँ। इतना कहकर कामना देवी वहाँ से चली जाती है। कामना देवी के जाने के बाद अमृता रोते हुए हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, क्या पाप किए हैं मैंने? क्यों मुझे ये सजा दे रहे हो? क्या करूंगी मैं अब? ये दुष्ट औरत सारे पैसे भी खर्च कर चुकी है। अब मैं रानी साहिबा को क्या जवाब दूंगी? तभी अचानक से अमृता के कानों में बहुत ही प्यारी सी आवाज आती है। ओ प्यारी अमृता, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो। कौन बोला? किसने मेरा नाम पुकारा? इधर देखो अमृता, मैं चिड़िया बोल रही हूँ। अरे, तुम तो वही हो जिसके घोंसले को बचाने के लिए मैं घर में ले आई थी। तुम बोल सकती हो? मैं सिर्फ बात ही नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी कर सकती हूँ। मतलब क्या कहा तुमने? तुम मेरी मदद कैसे करोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम तो एक मामूली सी चिड़िया हो, तुम कैसे मेरी मदद करोगी? अमृता की ये बात सुनकर वो चिड़िया एक बहुत खूबसूरत परी के रूप में बदल जाती है और कहती है, मैं कोई मामूली सी चिड़िया नहीं हूँ अमृता, मैं केवल मामूली चिड़िया बनकर धरती लोक पर रहती हूँ, क्योंकि रानी परी द्वारा मुझे ये कार्य मिला हुआ है कि मैं साधारण सी चिड़िया बनकर पृथ्वी लोक पर रहूं और जरूरतमंद लोगों की मदद करूं। लेकिन आज पहली बार मुझे मदद की जरूरत थी। जब मेरा घोंसला नीचे गिरा तो मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन उस वक्त मेरी मदद करने वाली तुम थी, जो सबकी मदद करती थी। तुमने उसकी मदद की, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई और मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। नहीं परी, आप शुक्रिया मत कहिए। इंसान होने के नाते मैंने आपके घोंसले और नवजात बच्चों को बचाया। ये तो इंसानियत होती है।
तुम्हारे इसी विनम्र दिल और इंसानियत के चलते ही मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम जाकर आराम से सो जाओ और सारी चिंता छोड़ दो। कल का नया सवेरा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। परी का धन्यवाद करके और उसकी बातों पर विश्वास करके अमृता जाकर सो जाती है। थकावट की वजह से उसे तुरंत नींद आ गई। दूसरी तरफ परी ने अपने जादुई शक्तियों से वहाँ पर 10 मखमली घाघरा चोली प्रकट कर दिए, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थे। ऐसा करके परी ने वापस चिड़िया का रूप लिया और अपने घोंसले सहित वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह होते ही रानी 2 सैनिकों के साथ अमृता के घर आ पहुँची और उसे आवाज लगाने लगी। अरे अमृता, ओ अमृता, कहाँ हो? घर पर नहीं हो क्या? रानी की आवाज सुनकर कामना देवी फौरन घर के बाहर जाती है और कहती है, आइए रानी साहिबा, आपने आने का कष्ट क्यों किया? आपने मुझे बुलवा लिया होता। हाँ, बहुत कर ली तुमने चिकनी चुपड़ी बातें। अब जल्दी जल्दी मुझे मेरे 15 मखमली लहंगे दे दो। अमृता कहाँ है? मुझे उसे पैसे भी देने हैं। रानी की ये बात सुनकर कामना खुश होते हुए अपने मन में सोचती है, अब तो मजा आने वाला है। जब रानी साहिबा को पता चलेगा कि अमृता ने सारे लहंगे अभी तक नहीं सिले तो क्या हाल होगा उसका। अरे वाह, मजा आ गया। आइए ना महारानी जी, घर के अंदर रखे हैं सारे घाघरा चोली। ऐसा कहकर कामना देवी रानी को घर के अंदर घाघरा चोली के पास लेकर जाती है। तभी वहाँ पर अमृता भी आ जाती है। अमृता घबरा रही थी। दूसरी तरफ कामना देवी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन रानी वहाँ रखे जादुई मखमली घाघरा चोली देखकर बहुत खुश हो गई। रानी साहिबा एक एक करके सारे घाघरा चोली देखने लगती है। इतने में अमृता उनके लिए चाय बनाकर लाती है। रानी साहिबा को पीने के लिए देती है। रानी साहिबा चाय पीने लगती है कि तभी अचानक से कामना देवी रानी साहिबा के ऊपर गिर जाती है और गरम गरम चाय रानी साहिबा के ऊपर गिर जाती है। अरे कामना की बच्ची, तूने तो मुझे जला ही दिया। ठीक से खड़ी नहीं हो सकती है क्या? टांगों में जान नहीं दी भगवान ने, बदतमीज कहीं की। मैंने कुछ नहीं किया रानी साहिबा, सच में मैंने कुछ नहीं किया। इतना कहकर कामना देवी घर से बाहर भागने लगती है, लेकिन तभी रानी के साथ आए हुए सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। सैनिकों, इस औरत ने गरम चाय से मुझे जलाने की कोशिश की है। इसे फौरन महल में ले चलो और कुछ दिनों के लिए कारावास में डाल दो। कारावास में रहेगी तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना कहकर रानी अमृता को बाकी के पैसे देती है और अपने सैनिकों और कामना देवी के साथ वहाँ से चली जाती है। अमृता को पैसे भी मिल गए थे और साथ में उसकी सौतेली माँ से छुटकारा भी। वो बहुत खुश थी। वो हाथ जोड़कर परी को याद करती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है। तब अमृता कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आपने तो एक पल में मेरी सारी तकलीफ ही दूर कर दी। अभी तुम्हारी तकलीफ खत्म नहीं हुई है अमृता। इतना कहकर परी वहाँ पर एक मखमली जादुई घाघरा चोली प्रकट करती है और कहती है, ये घाघरा चोली तुम अपने पास रखो। ये तुम्हें सारी मुसीबत से भी बचाएगा और साथ में तुम्हारी सारी जरूरतों को भी पूरा करेगा। इसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब अमृता के जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं थी। वो मेहनत करके कमाती और अपना गुजारा करती। अगर उसे कोई मुसीबत होती तो जादुई मखमली घाघरा चोली से कहकर अपनी मुसीबतें दूर करवा देती। अब उसे गरीबी से भी छुटकारा मिल गया था और उसकी सौतेली माँ से भी। लोगों की मदद करते हुए अपना जीवन अमृता खुशी खुशी व्यतीत करने लगी। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के गांव में सलोनी नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी और उन्हीं के साथ ममता नाम की लड़की भी रहती थी, जो कि उनके घर में नौकरानी का काम किया करती थी। वैसे पहले तो ममता की माँ वहाँ पर काम किया करती थी, लेकिन अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर ममता आकर काम करने लगती है। ममता बहुत ही गरीब थी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए सलोनी के कहने पर उसकी माँ उसे घर पर रख लेती है। सलोनी बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन सलोनी की माँ बहुत घमंडी थी। उसने ममता को तो अपने घर रख लिया, पर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी।
वो सलोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सलोनी का जन्मदिन आता है। जिस दिन सलोनी का जन्मदिन होता है, संजोग से उसी दिन ममता का भी जन्मदिन होता है। इसलिए सलोनी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ ममता का भी जन्मदिन है, तो मैं सोच रही थी मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसी में ममता बेचारी भी अपना केक काटकर खुश हो जाएगी, क्योंकि वो सारा दिन घर का काम करती रहती है। इसलिए आप कम से कम उसके जन्मदिन वाले दिन उससे एक भी काम मत करवाना। सलोनी, तेरे कहने पर मैंने उसे यहाँ पर रख रखा है और हम उसे खाना भी देते हैं, इसलिए तुम्हें उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए इतना बहुत है। इससे ज्यादा अगर हम उसको देने लग गए तो वो हमारे सर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं। ओहो माँ, मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ। जो आपको ठीक लगे आप वही करो। इतना कहकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। सलोनी के जन्मदिन के लिए उसकी माँ ने उसको 2 ड्रेस दिलाई थी। उनमें से एक ड्रेस को लेकर सलोनी ममता के पास जाती है और उससे कहती है, ममता, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है कि माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने माँ से अपने लिए 2 ड्रेस ली थी। उसमें से एक ड्रेस तुम रख लो। सलोनी, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जन्मदिन पर तुम्हारी ये दी हुई ड्रेस मैं जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन प्लीज तू मेरे वजह से आंटी जी से झगड़ा मत करना। ममता की बात सुनकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। सलोनी के वहाँ से चले जाने के बाद उसकी माँ ममता के पास आती है और बोलती है, सुन ममता, आज घर के कामों के अलावा तुझे इस घर को सजाना भी है। सलोनी के जन्मदिन पर बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है और ये सब तुझे अकेली ही करना है, इसलिए काम में लग जा। हाँ माँ, मैंने सारी तैयारियां करना शुरू कर दी है। मैंने सलोनी से उसके दोस्तों के मनपसंद खाने के बारे में भी पूछ लिया है। मैं वो सब बना दूंगी। देख ममता, तेरी माँ के जाने के बाद तू इस घर में काम करती है। मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन सलोनी चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूं जैसे कि मैं सलोनी के साथ करती हूं, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। भला मैं जिस तरह अपनी बेटी के साथ रहती हूं, उस तरह मैं नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूं? खैर, मैं तो तुझे ये बोलने आई थी कि तू सलोनी के बर्थडे में नजर भी नहीं आएगी, वरना सलोनी का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म हो जाने के बाद जो भी बचेगा वो तुझे मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है आंटी। इतना बोलकर सलोनी की माँ वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब अनदेखा कर वो अपने कामों में लग जाती है। इस तरह उस दिन ममता का भी जन्मदिन था, लेकिन सलोनी की माँ ममता से घर का सारा काम कराती है और पूरे घर को अच्छे से सजवाती है और सबके लिए खाना भी बनवाती है। जैसे ही घर का सारा काम खत्म हो जाता है, सलोनी की माँ सलोनी से नजर छुपाकर ममता को थोड़ी देर के लिए कहीं और भेज देती है। थोड़ी ही देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और सलोनी केक काटने वाली होती ही है। तभी सलोनी अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे ममता कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और पता नहीं कहाँ चली गई है। तू ही उसे दोस्त मानती है और तूने उसे सर पर चढ़ा रखा है। देखा तेरे बर्थडे पार्टी से कैसे चलकर बाहर चली गई। अपनी माँ की बातों का सलोनी पर कोई असर नहीं हुआ और वो समझ गई कि उसकी माँ ने ही उसको घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ ममता पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती, मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन माँ हमेशा मेरे बर्थडे पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। आंटी के किसी भी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने मुझे आज सलोनी के बर्थडे पार्टी में ना रुकने के लिए कहा, तब मुझे बहुत बुरा लगा। ममता अकेली वहाँ पर रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी ममता के रोने की आवाज सुनकर आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यहीं आसपास कहीं मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है। क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? लेकिन सूर्यास्त होने से पहले मुझे मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी परीलोक नहीं जा पाऊंगी। फिर परी और ममता जादुई छड़ी ढूंढने लगते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद ममता को वो जादुई छड़ी मिल जाती है। परी जी, ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी छड़ी है। तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मेरी मदद करी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
वैसे जब मैं यहाँ आ रही थी मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम क्यों रो रही थी? अब क्या बताऊं परी जी, कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मैं अपने दोस्त के घर पर काम करती हूँ। सलोनी की माँ ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन वो कभी भी मुझसे सही से बात नहीं करती है। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मुझसे घर का सारा काम करवाकर मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करूंगी। इतना कहकर परी वहाँ पर एक बड़ा सा केक प्रकट करती है और उसके बाद ममता के फटे पुराने कपड़ों को एक नई फ्रॉक में बदल देती है। ये एक जादुई केक है और इस जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएंगी और उसके बाद तुम घर के सारे काम जल्दी जल्दी कर सकती हो। और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को छुआ तो वो भी आदमी ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से केक काट दो। और उसके बाद परी ममता का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और ममता को अपने हाथों से केक खिलाती है। और थोड़ी देर बाद ममता परी को धन्यवाद करके सलोनी के घर फटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल अब पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, अब जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लेना। इतना कहकर सलोनी की माँ वहाँ से चली जाती है और ममता के अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी थी, जिसकी मदद से ममता घर के सारे काम 1 मिनट में ही कर देती है और सारे बर्तन भी चुटकियों में ही धो देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अचानक सलोनी की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। सलोनी अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। बेटा, अब मुझे नहीं लगता है कि मैं अब ज्यादा दिन तक रह पाऊंगी। बेटा, ममता एक बहुत अच्छी लड़की है। मैंने हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद हमेशा तुम दोनों साथ रहना बेटा, और एक दूसरे का ख्याल रखना। सलोनी अपनी माँ की ये हालत देखकर बहुत रो रही थी। तभी ममता उससे बोलती है, सलोनी, मेरे पास एक जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब आंटी ने मुझे घर से निकाल दिया था, तब वहीं पर एक परी आई और उन्होंने ही मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था। परी के पास एक जादुई केक भी था और वो जादुई केक खाकर मेरे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ गई है और मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर ममता सलोनी की माँ के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही सलोनी की माँ ठीक हो जाती है। उसके बाद सलोनी की माँ ममता से माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दे। बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। आज से मैं सलोनी और तुझ में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। इतना कहकर सलोनी की माँ ममता को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से सलोनी की माँ ममता को अपनी ही बेटी की तरह प्यार करने लगती है और सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।